हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस एंड रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के बारे में स्टडी किया था और ये वीडियो लेक्चर उसी के कंटिन्यूएशन में है। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री, रोल एंड फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। The Reserve Bank of India as the central bank of the country is the center of the Indian financial and monetary system. इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के मौद्रिक और वित्तीय सिस्टम में आरबीआई की भूमिका केंद्रीय है। इट इज परहैप्स द ओल्डेस्ट बिटवीन द सेंट्रल बैंक इन द डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों में स्टैब्लिश होने वाला शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में सेट किया गया था। इस लोगो में पाम ट्री एंड रॉयल बंगाल टाइगर का पिक्चर बना हुआ है। नाउ विल सी हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में हम तब तक बेहतर तरीके से समझ विकसित नहीं कर सकते जब तक कि उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता न हो। तो हियर वी विल सी सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट आरबीआई। आरबीआई वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन मींस रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1926। भारत में आरबीआई को या एक सेंट्रल बैंक को एस्टेब्लिश करने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। सबसे पहले 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया में एक सेंट्रल बैंक को एस्टेब्लिश करने की सिफारिश की और उसके बाद टाइम टाइम पर अनेक कमीशंस और एक्सपर्ट्स ने भारत में सेंट्रल बैंक को स्थापित करने का सजेशन दिया। बट फाइनली 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है, की रिकमेंडेशन पर आरबीआई को भारत में एस्टेब्लिश किया गया। हिल्टन यंग इस कमीशन के चेयरपर्सन थे, इसीलिए रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 वाज पास्ड एंड आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1934 में पार्लियामेंट में आरबीआई एक्ट 1934 पास किया गया और इसी एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। Originally it was privately owned bank, means private shareholder bank. Later on it became a nationalized bank, means fully owned bank by Government of India under the RBI Transfer to Public Ownership Act 1948 and started functioning on 1st January 1949. It means जब आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था तो यह एक प्राइवेट बैंक था, मींस जॉइंट स्टॉक बैंक के रूप में इसको स्थापित किया गया था और इसके सारे शेयर्स प्राइवेट मींस निजी कैपिटलिस्ट और बैंकर्स के हाथ में थे। लेकिन आजादी मिलने के बाद आरबीआई ट्रांसफर्स टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, इस कानून के तहत आरबीआई के सारे शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिए और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा संचालित एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गया। मींस इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राष्ट्रीयकरण करने के बाद 1 जनवरी 1949 से इस बैंक ने एक सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज ब्रिटिश बैंकर सर ओसबॉर्न स्मिथ फ्रॉम 1935 to 37, but first Indian governor of RBI was C.D. Deshmukh from 1943 to 49। आरबीआई के पहले गवर्नर ब्रिटिश बैंकर सर ओसबॉर्न स्मिथ और ये 1935 से 1937 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। इसके बाद दूसरे गवर्नर जेम्स टेलर, ये भी एक ब्रिटिश बैंकर थे, आरबीआई के गवर्नर बने। लेकिन इसके बाद जो थर्ड गवर्नर आरबीआई के हुए वो सीडी देशमुख हुए, जो कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर मींस पहले भारतीय गवर्नर हुए। इनका टाइम पीरियड 1943 से 49 तक रहा। सीडी देशमुख बाद में भारत के वित्त मंत्री मींस फाइनेंस मिनिस्टर भी हुए। द पर्सन हु वर्कड एज आरबीआई गवर्नर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज, ऐसे व्यक्ति जो सबसे अधिक समय तक आरबीआई के गवर्नर रहे उनका नाम है बेनेगल रामाराव, जो 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 मींस लगभग 7.5 सालों तक आरबीआई के गवर्नर रहे। एंड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर रहने वाले पर्सन थे अमिताभ घोष। इनका कार्यकाल था 15 जनवरी 1985 टू 4 फरवरी 1985 मींस केवल 20 दिन के लिए ये आरबीआई के गवर्नर रहे।
तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो इसके 25th गवर्नर हैं। टुक चार्ज ऑन 12 दिसंबर 2018 आफ्टर उर्जित पटेल 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो 12 दिसंबर 2018 को शक्तिकांत दास ने आरबीआई के 25th गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसके पहले 24th गवर्नर उर्जित पटेल थे, जिनकी गवर्नमेंट के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई थी और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उर्जित पटेल के रिजाइन करने के बाद शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हुए। आरबीआई के बारे में कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। 1935 को जब आरबीआई स्टैब्लिश हो गया तो इसका मेन फंक्शन था नोट को जारी करना, परंतु आरबीआई ने पहला नोट 1938 में जारी किया। मींस आरबीआई ने नोट छापने का काम 1938 से किया और 5 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट आरबीआई के द्वारा प्रिंट किए गए। इट मींस 10,000 का नोट जो आज की जनरेशन ने नहीं देखा है, परंतु 1938 में 10,000 का नोट आया था। इसके बाद 1946 में डीमोनेटाइजेशन किया गया, विमुद्रीकरण किया गया, जो कि हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि 2016 में भी नोटबंदी हुई थी। तो फर्स्ट टाइम नोटबंदी मींस डीमोनेटाइजेशन 1946 में हुआ था और इसमें 10,000 और 5,000 के नोट जो सर्कुलेशन में थे वो बंद कर दिया था। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी इंडिया में कब की गई थी, तो 1946। इसके बाद फिर से ये नोट सर्कुलेशन में आ गए। मींस कुछ समय बाद आरबीआई ने इसको पुनः जारी किया, लेकिन सेकेंड टाइम 1978 में फिर से नोटबंदी की गई और इस नोटबंदी में फिर से बड़े नोट मींस 10,000, 5,000 और 1,000, 10,000, 5,000 एंड 1,000 के नोट को बंद कर दिया गया और 1978 में 10,000 और 5,000 के नोट बंद होने के बाद वापस स्टार्ट नहीं हुए, परंतु वर्ष 2000 में आरबीआई ने 1,000 के नोट को फिर से इश्यू करना स्टार्ट कर दिया और 1,000 का नोट सर्कुलेशन में आ गया। लेकिन फिर 2016 में थर्ड टाइम इंडिया में नोटबंदी मींस डीमोनेटाइजेशन किया गया और इस नोटबंदी में फिर से 1,000 के नोट को और इसके साथ ही साथ 500 के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया गया। मींस इन नोट्स को सर्कुलेशन से हटा लिया गया और इसके बाद अब तक 1,000 का नोट फिर से स्टार्ट नहीं हुआ है। 500 की नई करेंसी जारी की गई और इसके साथ 2000 का एक नया नोट जारी किया गया। तो इस तरीके से इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में अब तक 3 टाइम्स 1946, 1978 एंड 2016 यानी कि 3 टाइम्स डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी की गई और इस नोटबंदी में जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स थे मींस 5,000, 10,000 और 1,000 के नोट को सर्कुलेशन से हटा दिया गया। तो अगर ये पूछा जाए कि आरबीआई को कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक नोट जारी कर सकता है, तो ये है 10,000 मींस 10,000 और मिनिमम वैल्यू नोट की 2 रुपीज मींस आरबीआई 2 रुपए से 10,000 रुपए तक के नोट को जारी कर सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कि ऐसे पहले कौन से गवर्नर थे जिन्होंने नोट पर पहला सिग्नेचर किया। तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने अपना पहला करेंसी नोट 1938 में जारी किया था और 1938 में आरबीआई के गवर्नर थे जेम्स टेलर और जेम्स टेलर का ही उस नोट पर साइन हुआ था। तो पहला ऐसा गवर्नर जिसने नोट पर सिग्नेचर किया वो जेम्स टेलर थे। सर ओसबॉर्न स्मिथ को नोट पर सिग्नेचर करने का मौका नहीं मिला। Now we will see objectives to establish Reserve Bank of India। भारत में आरबीआई को एस्टैब्लिश क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रीजन थे वो देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कोऑर्डिनेशन इन मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी। आरबीआई की स्थापना से पूर्व भारत में नोट जारी करने का कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था, लेकिन क्रेडिट कंट्रोल भी साख पर नियंत्रण का कार्य इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था, जिसको 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसको एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा। तो क्रेडिट कंट्रोल करने का काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और मनी इशू करने का कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था और एक बेहतर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ये आवश्यक है कि ये दोनों ही कार्य एक ही इंस्टीट्यूशन के द्वारा किए जाएं और इसीलिए मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी यानी कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी मुद्रा तथा साख नीति में समन्वय स्थापित करने के लिए आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन इंटरनल
एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी मीन्स मुद्रा के या रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता को बनाए रखने के लिए किसी भी इकोनॉमी में इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी में स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है और ये स्टेबिलिटी तभी होती है जब मनी सप्लाई और मनी डिमांड के बीच में एक बैलेंस होता है मीन्स मनी सप्लाइड इज इक्वल टू मनी डिमांड और ये तभी पॉसिबल है जब कोई ऐसी अथॉरिटी हो जिसका मनी सप्लाई के साथ साथ क्रेडिट पर भी कंट्रोल हो मीन्स कमर्शियल बैंक्स की ऋण देने की क्षमता को नियंत्रित करने की पावर हो और इसी पर्पज से आरबीआई को एस्टेब्लिश करने की डिमांड की जा रही थी। तीसरा है प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स महंगाई और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के प्रभाव से इकोनॉमी फ्री हो और सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के प्रभाव से इकोनॉमी को बचाता है। नेक्स्ट मोटिव डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। क्योंकि भारत में बहुत सारे प्राइवेट बैंक काम कर रहे थे जो जनता के धन को अपने पास जमा करते थे और उनको मनी लैंड करते थे, तो इस बात की आवश्यकता थी कि इन बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार पूरे देश में किया जाए, परंतु ये तभी पॉसिबल हो सकता था जबकि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी और कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन हो जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हुए इसका एक्सपेंशन मींस विस्तार कर सके। तो बैंकिंग क्षेत्र का विकास के लिए आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ बैंक्स कैश रिजर्व। डिफरेंट प्राइवेट बैंक्स उस समय कार्य कर रहे थे और उनके पास जो भी पब्लिक की डिपॉजिट्स थी वो अलग अलग बैंक अपने पास रखते थे, इसीलिए पब्लिक का ट्रस्ट भी सभी बैंकों पर एक सा नहीं था और साथ ही साथ इनके पास जो फंड कलेक्ट होते थे इनका बेहतर उपयोग मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो इसीलिए एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो इन बैंकों के डिपॉजिट्स को देश के विकास में प्रयोग कर सके। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स मींस शेयर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज की सेलिंग और परचेजिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आरबीआई की स्थापना से पूर्व भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का अभाव था, तो मुद्रा बाजार के संगठन के लिए आरबीआई की डिमांड की जा रही थी। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स। अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में गवर्नमेंट काफी हद तक सार्वजनिक ऋणों पर निर्भर करती है मींस जनता से ऋण लेकर के विकास संबंधी कार्यों को करती है और इसके लिए जनता का विश्वास मींस पब्लिक ट्रस्ट का होना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स इत्यादि में जनता का विश्वास हो और पब्लिक उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट को अपना धन दे सके। तो एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो डिफरेंट सोर्सेस, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और प्रोमिसरी नोट्स के जरिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं जनता से ऋणों को कलेक्ट कर सके ताकि उस धन का प्रयोग गवर्नमेंट देश के विकास में कर सके। एंड लास्ट मॉनेटरी कॉन्टैक्ट्स विद फॉरेन कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए भी एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी में सेंट्रल बैंक की आवश्यकता महसूस की गई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के साथ फॉरेन करेंसीज में होने वाले लेन देन का रिकॉर्ड रखते हुए फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन ट्रेड को ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये कुछ रीजन है, इसके अलावा और भी काफी सारे रीजन थे जिसके कारण भारत में आरबीआई की स्थापना की गई। नाउ वी विल सी ऑफिस एंड ऑपरेशन ऑफ आरबीआई मींस आरबीआई कैसे गवर्न होती है और आरबीआई के डिफरेंट ऑफिस कौन कौन से हैं। इनिशियली द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता बट वाज मूव्ड टू मुंबई इन 1937। जब आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया तो उस समय इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था जो कलकत्ता के नाम से उस समय जाना जाता था, लेकिन 1937 में ये देश की जो इकोनॉमिक कैपिटल है मींस आर्थिक राजधानी मुंबई में इसको शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई हैज 27 रीजनल ऑफिस एंड 4 सब ऑफिस मोस्टली इन स्टेट कैपिटल। इसके अलावा आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालय हैं एंड 4 उप कार्यालय हैं और ये मोस्टली स्टेट कैपिटल्स में इस राज्य की राजधानी में है। इसके अलावा आरबीआई के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट पार्ट को कवर करने के लिए 4 जोनल ऑफिस भी हैं। ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई में एस्टैब्लिश किए गए थे। अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। भारत में अगर फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर की बात की जाए तो सामान्यतया ये 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है, लेकिन आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है।
RBI is governed by a central board of directors with 21 members. Means RBI का मैनेजमेंट और इसका प्रशासन केंद्रीय संचालक बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलाया जाता है और इसमें 21 मेंबर होते हैं। द गवर्नर, एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 4 उप गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, 4 जोनल डायरेक्टर्स, 4 जोनल ऑफिस मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई से 4 जोनल डायरेक्टर इस बोर्ड में शामिल होते हैं। 2 मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से 2 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी, आर्थिक मामलों के सचिव और वित्तीय सेवा सचिव। इसके साथ ही साथ 10 मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के रूप में 10 मेंबर्स को केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो 10 ये मेंबर्स हैं। इस तरीके से 4, 8 to 10, 10, 20 एंड 1 टोटल 21 मेंबर्स आरबीआई को गवर्न करते हैं। इनिशियल कैपिटल ऑफ आरबीआई वाज ₹5 crore एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 100 रुपीज। जब आरबीआई को स्टार्ट किया गया था तो इसका टोटल कैपिटल 5 करोड़ रुपए था और ये 5 करोड़ का कैपिटल 100 रुपए के शेयर्स में डिवाइड था। तो इस तरीके से टोटल 5 लाख शेयर्स मींस 5 लाख शेयर जारी किए गए थे, जिससे टोटल 5 करोड़ रुपए का कैपिटल कलेक्ट हुआ था और इससे आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई ऑल्सो एक्टेड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार टिल 1947 एंड पाकिस्तान 1948। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई ने भारत के अलावा और किन देशों की सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया, तो 2 ऐसे कंट्रीज हैं, म्यांमार एंड पाकिस्तान। चूंकि 1935 में जब आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया तो भारत पाकिस्तान एक ही थे, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हो गया तो उसके बाद भी 1948 तक आरबीआई ही पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता रहा। मींस इसके लिए नोट छापने का काम आरबीआई ने किया जब तक कि पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश नहीं हो गया। और इसीलिए 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया और ये भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करने लगा। इसके साथ ही साथ म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं, के लिए भी 1947 तक आरबीआई ने सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया। तो 2 ऐसे देश हैं जिनके लिए आरबीआई ने सेंट्रल बैंक का काम किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सेम चीज हिंदी में दी हुई है, कुछ पॉइंट्स डिफरेंट है हिंदी में। जैसे गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। मींस भारत सरकार एक कैबिनेट कमेटी की हेल्प से गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट करती है। हालांकि आरबीआई एक्ट में गवर्नर की नियुक्ति के संबंध में कोई विशेष शर्त नहीं दी हुई है। मींस गवर्नर के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन व्यक्ति आरबीआई का गवर्नर बन सकता है, इस संबंध में कोई विशेष कंडीशंस या एलिजिबिलिटी गवर्नर की नियुक्ति के लिए आरबीआई एक्ट 1934 में नहीं दी गई है। और इसीलिए वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट न होने के बावजूद भी सरकार द्वारा आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट भी किया जा सकता है। सामान्यतः गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, परंतु आरबीआई एक्ट में गवर्नर की नियुक्ति अवधि 5 वर्ष से ज्यादा की नहीं होगी, ऐसा वर्णित है। परंतु सामान्यतः इंडिया में गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। गवर्नर को रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, जैसे उर्जित पटेल के पहले आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन थे और ऐसी खबर आ रही थी कि गवर्नमेंट रघुराम राजन को रीअपॉइंट कर सकती है, बट फाइनली ऐसा नहीं हुआ। सम मोर फैक्ट्स अबाउट आरबीआई। हम देखेंगे आरबीआई के बारे में कुछ और बातें। इट हैज 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस फॉर इट्स ऑफिसर्स। आरबीआई जब अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है तो उनके ट्रेनिंग के लिए 2 कॉलेजेस हैं। फर्स्ट रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई एंड सेकंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पुणे में है एंड रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय चेन्नई में है। यानी कि ये दोनों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आरबीआई के ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती हैं। इसके साथ साथ 3 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस भी आरबीआई की हैं, मींस स्वायत्त संस्थाएं। फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM शॉर्ट में इसको कहते हैं, जो पुणे में है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान। सेकंड है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च IGIDR के नाम से इसको जाना जाता है, जो मुंबई में है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान। एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी IDRBT हैदराबाद, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान। ये तीनों ही संस्थाएं बैंकिंग के विकास के क्षेत्र में कार्य करती हैं। कुछ और संस्थाएं जो RBI की हैं, सब्सिडियरीज ऑफ RBI मींस RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर RBI की ओनरशिप है, जिसमें पहली संस्था है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DICGC, ये मुंबई में है। भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, ये संस्था किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस और इमरजेंसी पर पब्लिक के डिपॉजिट्स पर बीमा प्रदान करती है, मींस इंश्योरेंस देती है पब्लिक के डिपॉजिट्स पर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैंक दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया और पब्लिक ने उसमें अपना धन जमा किया है, तो उसके जमा धन पर DICGC बीमा प्रदान करती है और ये 5 लाख रुपए है। अगला संस्थान है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL, ये बेंगलुरु में है और ये करेंसी नोट जारी करने से संबंधित सारे मैटर्स को देखती है। अगला संस्थान रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको रिबिट भी कहते हैं, ये मुंबई में है। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड मींस ये IT सेक्टर में रिजर्व बैंक की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। इसके साथ साथ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IIFTAS, ये भी मुंबई में है। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं। तो ये कुछ RBI की ओनरशिप वाली इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके साथ साथ RBI NHB, नाबार्ड एंड SBI के शेयर्स भी रखता था, मींस नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऋण प्रदान करने वाली एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है। एंड SBI को तो हम सभी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले इन इंस्टीट्यूशंस के शेयर भी RBI के पास थे, परंतु RBI एक सेंट्रल बैंक है जो देश के आर्थिक हित में कार्य करता है और RBI के एक्ट के तहत किसी भी प्रकार के बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज और शेयर होल्डिंग में RBI इन्वॉल्व नहीं होगी और इसीलिए इन तीनों संस्थाओं के शेयर्स भी RBI ने गवर्नमेंट को सेल आउट कर दिए। तो इस प्रकार से NHB, नाबार्ड और SBI अब फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक और इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं। कुछ और फैक्ट्स हैं RBI के बारे में। प्रिंटिंग प्रेस मींस RBI जहां पर नोट छापती है, RBI के 4 ऐसे ऑफिसेस हैं, नासिक महाराष्ट्र, देवास MP, मैसूर कर्नाटक एंड साल्वनी वेस्ट बंगाल में है और ये चारों जगह पर नोट के प्रिंटिंग का कार्य होता है। जिस पेपर का यूज किया जाता है नोट इशू करने के लिए, उस पेपर को सिक्योरिटी पेपर में होशंगाबाद MP में तैयार किया जाता है और ये पेपर 75% कॉटन से निर्मित होता है और इसीलिए जब भी हम देखते हैं कि हमारा नोट पानी में गीला हो जाता है या हम उसको फोल्ड करके रख लेते हैं, तभी वो खराब नहीं होता है। हाई सिक्योरिटी इंक जो नोट को प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है, उसे हाई सिक्योरिटी इंक कहते हैं और देवास में तैयार की जाती है। इसके साथ ही साथ मिंट मींस टकसाल, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। तो RBI के अंडर में 4 टकसाल्स हैं, ये सिक्के को ढालने का कार्य करती हैं। ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा में है। नोट को प्रिंट करने के अलावा ये प्रिंटिंग प्रेसेस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, स्टैम्प पेपर, प्रॉमिसरी नोट्स को भी प्रिंट करने का कार्य करती है। Now we will see functions of RBI. RBI was established on the model of Bank of England, therefore it performs all those functions which the Bank of England had been performing. भारत में RBI की स्थापना ब्रिटिश पीरियड में बैंक ऑफ इंग्लैंड के मॉडल पर हुई थी और इसीलिए RBI वो सारे कार्य करता था, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता था जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा उस समय किए जाते थे। These functions are known as traditional functions of a central bank और ऐसे कार्यों को रिजर्व बैंक के परंपरागत या ट्रेडिशनल फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत के तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए मींस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने और एक बेहतर मॉनेटरी, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलिश करने के लिए, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए RBI ने डेवलपमेंटल और प्रमोशनल फंक्शंस को करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से भारत में RBI परफॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 तरह के कार्यों को RBI के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल फंक्शन एंड सेकंड इज प्रमोशनल फंक्शन, परंपरागत कार्य और विकास संबंधी कार्य। लेट्स सी वन बाय वन दीज फंक्शंस। फर्स्टली वी विल सी ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ RBI।
आरबीआई का पहला परंपरागत फंक्शन है इश्यूज करेंसी नोट, मीन्स नोट को जारी करना। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट, मीन्स आरबीआई को सभी प्रकार के नोट को जारी करने का एकाधिकार है एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। 1 रुपए का नोट और सिक्के कॉइन्स को इशू करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसीलिए 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। मीन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है के द्वारा 1 रुपए का नोट और सभी प्रकार के कॉइन्स को जारी किया जाता है। इसके अलावा सभी नोट जारी करने की सोल अथॉरिटी मीन्स मोनोपोली एकाधिकार आरबीआई का है। आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 में ये राइट दिया गया है कि आरबीआई 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक के नोट को जारी कर सकती है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसके पहले हाई डिनोमिनेशन नोट्स मीन्स 5,000, 10,000 के नोट भी सर्कुलेशन में थे, लेकिन आरबीआई की हिस्ट्री में 3 टाइम्स डिमोनेटाइजेशन मीन्स मुद्रा का विमुद्रीकरण करके हाई डिनोमिनेशन नोट्स मीन्स बड़ी वैल्यू के नोट को जिसमें 5,000 और 10,000 के नोट आते हैं सर्कुलेशन से हटा दिया गया। वर्तमान समय में आरबीआई के द्वारा 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500 एंड 2,000 रुपए के नोट इशू किए जाते हैं। हालांकि 2 रुपए और 5 रुपए का प्रिंटिंग आरबीआई के द्वारा बंद की जा चुकी है, लेकिन 2 और 5 रुपए के नोट जो सर्कुलेशन में हैं वो अभी भी चल रहे हैं। आरबीआई प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम पीआरएस आनुपातिक आरक्षित प्रणाली के तहत 1935 से 1957 तक करेंसी नोट को जारी करती थी और इस सिस्टम में करेंसी को जारी करने के पीछे 100% कॉस्ट रखा जाता था और जो भी नई करेंसी इशू की जाती थी उसको जारी करने के पीछे 40% अथवा मिनिमम 40 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व एंड रिमेनिंग 60% फॉरेन सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखा जाता था। बट 100% कॉस्ट रख करके नई करेंसी को जारी करना बहुत एक्सपेंसिव होता था और आजादी के बाद देश के तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए मनी की डिमांड अधिक की जा रही थी, मींस अधिक मनी सप्लाई की आवश्यकता थी और इसीलिए इस सिस्टम को मिनिमम रिजर्व सिस्टम एमआरएस न्यूनतम आरक्षित प्रणाली से रिप्लेस कर दिया गया और 1957 से अब तक मिनिमम रिजर्व सिस्टम के माध्यम से भारत में नई करेंसी जारी की जाती है और इस सिस्टम के तहत आरबीआई 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखती है, जिसमें 115 मींस 115 करोड़ रुपए का गोल्ड एंड 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन एक्सचेंज विदेशी प्रतिभूतियों तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रतिभूतियों को रखा जाता है। और ये 200 करोड़ रुपए का कोष रख करके आरबीआई कितनी भी मात्रा में आवश्यकता के अनुसार करेंसी को जारी करती है और इस कार्य के लिए आरबीआई का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। इसके पार्ट्स हैं, एक है इश्यू डिपार्टमेंट एंड दूसरा है बैंकिंग डिपार्टमेंट। तो इश्यू डिपार्टमेंट यानी कि नोट निर्गमन विभाग के द्वारा ही करेंसी को जारी करने का कार्य किया जाता है। आरबीआई के द्वारा जारी किए जाने वाले नोट में आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है और आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नोट पर 15 इंडियन लैंग्वेजेस लिखी हुई होती है एंड टोटल 17 लैंग्वेजेस, 15 इंडियन लैंग्वेजेस प्लस 1 हिंदी एंड 1 इंग्लिश, टोटल 17 भाषाएं नोट पर अंकित होती हैं। आरबीआई का अगला फंक्शन है बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बैंकर का कार्य करता है, अर्थात सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के आरबीआई में अकाउंट्स होते हैं और गवर्नमेंट को प्राप्त होने वाली सभी धनराशियां मींस डिपॉजिट्स आरबीआई के पास अकाउंट में रखे जाती हैं और आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग संबंधी सारे कार्यों को परफॉर्म करता है, अर्थात गवर्नमेंट के धन को डिपॉजिट करना, चेक के द्वारा अमाउंट या धनराशि को विड्रॉ करना, गवर्नमेंट की ओर से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट करना और पेमेंट को रिसीव करना मींस भुगतान करना और भुगतान प्राप्त करना। आरबीआई गवर्नमेंट के लिए फिस्कल एजेंट की भांति कार्य करता है, मींस सरकार के लिए सार्वजनिक ऋणों का पब्लिक डेट्स को मैनेज करता है और विभिन्न आर्थिक मामलों पर गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहाफ पर लोन प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट के अकाउंट्स में रिसिप्ट्स कम है और गवर्नमेंट को पेमेंट्स ज्यादा करना है, मींस गवर्नमेंट की देनदारियां ज्यादा है और गवर्नमेंट के पास जो रिसिप्ट्स आ रही है वो कम है, तो
तो इसको पूरा करने के लिए आरबीआई टेम्परेरी शॉर्ट टर्म्स के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत गवर्नमेंट को 90 डेज के लिए धन उधार दिया जाता है। इसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को आरबीआई एक और फैसिलिटी देती है, वो है ओवर ड्राफ्टिंग की। मीन्स जब कभी स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिक धन की आवश्यकता होती है और उनके अकाउंट्स में पैसा कम होता है तो आरबीआई उनको ओवर ड्राफ्टिंग की फैसिलिटी देती है। मीन्स वो जमा धन से अधिक मात्रा में धन निकाल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये ओवर ड्राफ्टिंग की फैसिलिटी आरबीआई बैंक रेट पर देती है। मीन्स बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई अदर कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है, दीर्घकाल के लिए लोन देता है। तो ओवर ड्राफ्टिंग 7 डेज के लिए तो इसी बैंक रेट पर होती है। अगर इससे अधिक दिनों के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ओवर ड्राफ्टिंग करती हैं तो इसके लिए 3% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को देना होता है। तो इस तरीके से आरबीआई गवर्नमेंट के बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में कार्य करती है, अर्थात गवर्नमेंट के लिए करेंसी इश्यू करती है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करती है, फिस्कल एजेंट मींस डेट मैनेजमेंट का कार्य करती है राज्य और केंद्र सरकारों के लिए, और इसके बदले गवर्नमेंट से आरबीआई कमीशन भी रेंडर करती है। इस डेट मैनेजमेंट की सर्विस जो आरबीआई गवर्नमेंट को देती है उसके बदले वो कुछ कमीशन गवर्नमेंट से रेंडर करती मींस लेती है। नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ बैंक्स। आरबीआई सभी बैंकों के लिए भी बैंक का कार्य करती है। मींस बैंकों का बैंक है और सभी बैंकों पर सुपरविजन एंड कंट्रोल रखने का कार्य भी करती है। कहने का मतलब है कि जैसे आम पब्लिक कमर्शियल बैंक्स में अपने अकाउंट खोलती है, ठीक इसी प्रकार से आरबीआई में सभी कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट होते हैं जिसमें ये बैंक अपने धन को डिपॉजिट करते हैं और किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इमरजेंसी और क्राइसिस में आरबीआई से लोन को प्राप्त करते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत प्रत्येक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन अमाउंट CRR कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई में डिपॉजिट करना होता है। प्रेजेंट में ये रेट 3% है। मींस सभी बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट्स का 3% CRR के रूप में आरबीआई में जमा रखना होता है। इसके साथ साथ बैंकों की जो एक्सेस रिजर्व्स होते हैं इस CRR के अलावा उनको भी बैंक्स आरबीआई में डिपॉजिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल अगर क्राइसिस आती है, बैंकों को धन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में सभी बैंक्स आरबीआई से लोन भी लेते हैं और ये लोन बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहाफ पर दिया जाता है और इसीलिए सभी बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनके बिहाफ पर लोन को लिया जा सके। इसके साथ ही साथ बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई के पास बैंकों को सुपरवाइज एंड कंट्रोल करने की ह्यूज पावर होती है ताकि एक बेहतर बैंकिंग स्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। आरबीआई नए बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस देती है। इसके साथ ही साथ अगर पहले से कोई स्थापित बैंक है उसकी नई ब्रांचेस को खोलना है तो उसके लिए भी आरबीआई लाइसेंस देती है। मींस पुरानी बैंकों को अपनी ब्रांच के एक्सपेंशन के लिए और नई बैंकों को खोलने में आरबीआई लाइसेंस देती है। इसके साथ ही साथ CRR, SLR, पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल से संबंधित सभी निर्णय आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं। डिफरेंट कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक की फंक्शनिंग को आरबीआई टाइम टू टाइम मॉनिटर करती है। अगर उसमें कोई मेल फंक्शनिंग होती है या बैंक प्रॉपरली अपना कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो आरबीआई उनको डायरेक्शन देती है। साथ ही साथ टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा डिप्राइव्ड क्लास को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए बैंकों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मीन्स किसानों को कोई बेनिफिट देना है या किसानों की कर्ज माफी करना है, अभी कोरोना क्राइसिस में डिफरेंट क्लास को फंड ट्रांसफर करना है, एंड कृषि तथा विशेष उद्योगों में अगर शाखा का विस्तार करना है, मींस क्रेडिट को बढ़ाना है, ऋण को अधिक मात्रा में देना है, संबंधी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं तो आरबीआई ये मॉनिटर करता है कि सभी बैंक्स अकॉर्डिंगली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही साथ कुछ बैंक ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, एनपीएस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इन बैंकों की मर्जर संबंधी आदेश मींस बैंकों की समामेलन संबंधी आदेश भी आरबीआई के द्वारा ही दिए जाते हैं। और ये इसी का परिणाम है कि 2017 में भारत में जहां पर 27 कमर्शियल बैंक्स थे तो बैंकिंग स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इन 27 बैंक्स को मर्ज करते हुए 12 बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आज की डेट में भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आरबीआई का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है बैंकों के
लिक्विडेशन का। मींस अगर कोई बैंक या कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे बैंक को रनिंग कंडीशन में बनाए रखने से कस्टमर्स के नुकसान की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि अगर बैंक बंद हो गया तो कस्टमर का जो भी पैसा जमा है वो रकम डूबने का भय रहता है। और इसीलिए आरबीआई ऐसे बैंकों को लिक्विडिफाई करने के लिए, मींस उसकी एसेट्स को लिक्विड रूप में कन्वर्ट करके ग्राहकों को उनका पैसा वापस दिए जाने के लिए उचित कदम भी उठाता है। तो इस तरीके से बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई बैंकों को मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, टाइम टू टाइम डायरेक्ट करता है और सभी बैंकिंग संबंधी कार्य अन्य कमर्शियल बैंक्स के लिए परफॉर्म करता है। नेक्स्ट फंक्शन बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर। क्योंकि आरबीआई में सभी बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं और डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के बीच में जो भी लेन देन होता है वो आरबीआई में डिफरेंट बैंक के अकाउंट के माध्यम से क्लियर हो जाता है। इसको कहते हैं समाशोधन, मींस क्लियरेंस। मींस आरबीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है सभी बैंक्स को, जहां पर सभी बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव आ करके आरबीआई में डिफरेंट बैंक्स के जो अकाउंट हैं वहां पर धन के लेन देन के माध्यम से क्लियरेंस कर दिया जाता है और एक कमर्शियल बैंक को दूसरे कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट में पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए डिफरेंट बैंक्स के बीच में जो लेन देन होता है उसका क्लियरेंस आरबीआई के द्वारा कर दिया जाता है। सेटलमेंट, अगर भुगतान के दौरान बैंक्स के बीच में कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट आता है, कोई समस्या होती है, तो उसका निपटान भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। एंड ट्रांसफर, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक को फंड ट्रांसफर करना है तो ये ट्रांसफर करने का कार्य भी डिफरेंट बैंक्स के जो आरबीआई में अकाउंट्स होते हैं उसमें आरबीआई के द्वारा कर दिया जाता है। तो इसलिए आरबीआई बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर का कार्य भी करता है। और ये कार्य आरबीआई के डिफरेंट क्लियरेंस हाउसेस के द्वारा किया जाता है। आरबीआई के इस समय देश में लगभग 853 क्लियरिंग हाउसेस हैं और इन क्लियरिंग हाउस में आरबीआई डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के आपसी लेन देन का हिसाब किताब करता है। और जहां पर आरबीआई के क्लियरिंग हाउस नहीं है वहां पर एसबीआई आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट फंक्शन LOLR मींस लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मींस व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी आरबीआई कार्य करता है। कमर्शियल बैंक्स को जब भी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी या क्राइसिस या धन की नीड होती है तो ऐसे समय में जब अदर सोर्सेज से कमर्शियल बैंक्स को धन प्राप्त नहीं होता है तो ये सभी बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं और इसीलिए आरबीआई को कमर्शियल बैंक्स के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है। आरबीआई लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड कराता है और जनरली ये लोन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहार पर तथा कमर्शियल बैंक्स के एक्सचेंज बिल की रीडिस्काउंटिंग पर दिए जाते हैं। अगला फंक्शन है कस्टोडियन, कंट्रोलर एंड मैनेजर ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व। आरबीआई गोल्ड तथा फॉरेक्स के संरक्षक, नियंत्रक और प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है और इस रूप में आरबीआई रुपए की एक्सटर्नल वैल्यू को मेंटेन करने का कार्य करता है। इट मींस भारत के रुपए की एक्सचेंज वैल्यू को विश्व के कुछ प्रमुख देशों की करेंसीज में जो हार्ड करेंसीज होती हैं जैसे डॉलर, यूरो, स्टर्लिंग, येन आदि करेंसीज में रुपए की एक्सचेंज वैल्यू को मेंटेन रखना। इसके साथ ही साथ दूसरा प्रमुख फंक्शन फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना। फॉरेक्स मींस जो फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास है, क्योंकि सारा विदेशी मुद्रा आरबीआई के कंट्रोल में ही होता है, तो फॉरेक्स रिजर्व के प्रॉपर यूटिलाइजेशन को इंश्योर करना, उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना। और तीसरा एक्सचेंज कंट्रोल का कार्य करता है, मींस विनिमय नियंत्रण का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए आरबीआई वो सारे स्टेप्स को उठाता है जिससे कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स को विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सभी प्रकार की फैसिलिटीज एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को फॉरेक्स से रिलेटेड आरबीआई प्रोवाइड कराता है ताकि इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड को बढ़ा करके फॉरेक्स विदेशी मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही साथ आरबीआई डिफरेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी अथॉरिटीज मींस वो जो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं हैं जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या इसको IBRD भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, स्टर्लिंग एरिया जैसी कुछ मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं। तो इनमें गवर्नमेंट के साइड से इनकी बैठकों में शामिल होना, सजेशंस देना भी आरबीआई का एक प्रमुख कार्य है। आरबीआई के द्वारा जो एक्सचेंज कंट्रोल का कार्य किया जाता है मींस फॉरेन करेंसी को कंट्रोल करने का कार्य फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत किया जाता था, परंतु अब
फेरा की जगह फेमा एक्ट आ गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो कि 2000 से लागू हुआ था, के फ्रेमवर्क के तहत ही आरबीआई एक्सचेंज कंट्रोल का कार्य करती है। ये एक्ट संसद में 1999 में पास हुआ था और 2000 से लागू हुआ था। तो इस तरह से आरबीआई फॉरेन करेंसी के कस्टोडियन, संरक्षक, कंट्रोलर, नियंत्रक, मैनेजर, प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए भारत की करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को तथा फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करता है और फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। अगला फंक्शन, रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट एंड गिल्ट एज्ड मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स आर ट्रेडेड। मींस मुद्रा बाजार वो बाजार है जहां पर अल्पकाल के लिए, अल्पकाल इन द सेंस 1 वर्ष और इससे कम समय के लिए फाइनेंशियल एसेट्स मींस बॉन्ड, सिक्योरिटीज, एक्सचेंज बिल, प्रोमिसरी नोट्स का क्रय विक्रय होता है और इनके आधार पर धन उधार देने और लेने का कार्य किया जाता है। मींस लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इज नोन एज मनी मार्केट। तो मुद्रा बाजार में 1 वर्ष और इससे कम समय के लिए फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है और इसको रेगुलेट करने वाली एजेंसी आरबीआई है। तो मनी मार्केट में सभी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1 वर्ष से कम समय के लिए, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, मनी को लेंड और बोरो करते हैं तो वो मनी मार्केट कहलाता है और आरबीआई उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। गिल्ट एज मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है। गिल्ट एक मेटल होता है। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के द्वारा जब कोई भी पेपर या प्रोमिसरी नोट या बॉन्ड जारी किया जाता था तो उस बॉन्ड के चारों ओर एक मेटल का साइनिंग बॉर्डर होता था, वो गिल्ट से बना होता था। गिल्ट एज मींस चारों ओर से गिल्ट से बना हुआ एक सुनहरा बॉर्डर, और गवर्नमेंट के सारे बॉन्ड्स और पेपर्स में ये लाइन होती थी और इसीलिए ऐसा मार्केट जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मींस गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स का क्रय विक्रय होता है, ऐसे मार्केट को गिल्ट एज मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लेन देन को भी आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जनरली ये लेन देन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो गिल्ट एज मार्केट एंड मनी मार्केट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का कार्य भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब है कि इंडिविजुअल्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो भी आपस में लेन देन किया जाता है वो किस सिस्टम के तहत किया जा रहा है वो आरबीआई के द्वारा ही डिफाइन होता है और उसको रेगुलेट एंड सुपरवाइज करने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मींस प्रेजेंट टाइम में पेमेंट्स के मेथड्स बहुत बढ़ गए हैं। ऑनलाइन मोड पर डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म है, पेटीएम, ई वॉलेट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, मोबाइल बैंकिंग, जिसके माध्यम से लेन देन होता है। तो पेमेंट्स के जो भी सिस्टम है उन सारे सिस्टम्स को सुपरवाइज करना मींस टाइम टू टाइम उनकी मॉनिटरिंग करना, रेगुलेट करना और किसी समस्या के आने पर उनका सेटलमेंट करना भी आरबीआई का एक मेन फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन इज टू पार्टिसिपेट इंटरनेशनली ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने अभी बताया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, आईबीआरडी, एडीबी सहित और भी तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंटरनेशनली वर्क करती हैं, इन सभी की मीटिंग्स, बैठकों में गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करेंसी चेस्ट। अब इसके लिए जानना जरूरी है कि करेंसी चेस्ट क्या है, क्योंकि आरबीआई ही नोट को इश्यू करती है और नोट इश्यू करने के बाद आरबीआई इन नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो आरबीआई नोट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करेंसी चेस्ट का निर्माण करती है। मींस करेंसी चेस्ट एक ऐसा प्लेस है जहां पर आरबीआई नोट को इश्यू करने के बाद वहां पर नोट को जमा कर देती है ताकि वो करेंसी विभिन्न बैंकों में पहुंचाई जा सके। और इस कार्य के लिए आरबीआई बैंकों को असाइन करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और जनरली बैंक ही करेंसी चेस्ट का कार्य करते हैं। तो करेंसी चेस्ट में आरबीआई की करेंसी होती है जो उस पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। 2 तरह के टर्म्स हम यूज करते हैं। करेंसी चेस्ट में आरबीआई का पैसा होता है एंड स्ट्रॉन्ग रूम किसी पर्सनल बैंक का अपना वो रूम है, अपना वो प्लेस है जहां पर बैंक अपनी करेंसी को इकट्ठा करके रखती है। और करेंसी चेस्ट और स्ट्रॉन्ग रूम से ही डिफरेंट बैंक्स के एटीएम में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस में पैसा पहुंचाया जाता है। तो ये काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। देश में एक बेहतर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बैंकिंग स्ट्रक्चर
को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट मौद्रिक नीति का निर्माण करती है और वर्ल्ड के सभी देशों में मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक की ही होती है। भारत में भी आरबीआई 2016 के पहले तक मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता था और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आरबीआई के द्वारा ही कराया जाता था, परंतु 2016 में एक चेंज आया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नाम से एक संस्था का गठन किया गया, जिसमें गवर्नमेंट एंड आरबीआई दोनों के मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स गवर्नमेंट एंड 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं। टोटल 6 मेंबर्स से मिलकर के एक कमेटी बनती है जो कि मौद्रिक नीति को फॉर्मुलेट करती है, निर्माण करती है और आरबीआई उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने का कार्य करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना आरबीआई का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से डिफरेंट बैंक्स के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन एंड इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट फंक्शन रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था को रेगुलेट करना और टाइम टू टाइम उसको सुपरवाइज करना और सुपरवाइज करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर एप्रोप्रिएट चेंजेस लाना भी आरबीआई का काम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, और ये कार्य आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करती है। इकोनॉमी में एप्रोप्रिएट मनी सप्लाई को बनाए रखना मीन्स डिमांड के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई हो, और क्रेडिट क्रिएशन मीन्स ऋण या साख की मात्रा को कंट्रोल और रेगुलेट करने का कार्य भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है और ये भी आरबीआई के बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस में से एक है। और इसके लिए आरबीआई डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करती है जो 2 भागों में है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स के माध्यम से आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो ये वाला फंक्शन डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो ये मेजर फंक्शंस हैं जो आरबीआई परफॉर्म करती है इंडिया की इकोनॉमिक, मॉनेटरी, फाइनेंशियल, बैंकिंग सिस्टम को एडवांस बनाने के लिए। अब हम देखेंगे प्रमोशनल फंक्शन एंड डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ आरबीआई मीन्स विकासात्मक कार्य। आजादी से पहले आरबीआई केवल ट्रेडिशनल फंक्शन को ही परफॉर्म करता था क्योंकि आरबीआई का मेन मोटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल एंड रेगुलेट करना था। लेकिन 1947 के बाद देश के तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ पर गवर्नमेंट ने फोकस किया तो आरबीआई को नई नई जिम्मेदारियां दी गई। वो आरबीआई के प्रमोशनल फंक्शंस के नाम से जानी जाती हैं और इन फंक्शंस का मेन मोटिव होता है इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। इनके तहत आरबीआई जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, देश के कोने कोने तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना और जिसका मेन मोटिव है स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिशन मीन्स जनता की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करना, क्योंकि किसी भी देश के विकास में कैपिटल फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये कैपिटल फॉर्मेशन सेविंग से होता है और सेविंग्स को कलेक्ट करने के लिए बैंकिंग एक्सपेंशन आवश्यक है ताकि लोग में बैंकिंग हैबिट्स डेवलप हो और लोग अपने धन को बैंकों में डिपॉजिट रखें और बैंक उस धन का प्रयोग पूंजी निर्माण में और देश के विकास में कर सके। सेकंड फंक्शन इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट मीन्स कृषि के लिए ऋण या साख संबंधी सुविधाओं का विस्तार करना। जनरली भारत में कृषि क्षेत्र में जो ऋण है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के द्वारा ही दिया जाता था मीन्स देसी बैंकर्स जो होते हैं। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करने के लिए, संस्थागत सोर्सेस में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया गया और इसके लिए रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ ही साथ कमर्शियल बैंक्स को भी कृषि के क्षेत्र में ऋण देने के लिए आरबीआई के द्वारा डायरेक्शन दिए गए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। किसी भी देश के विकास में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश आवश्यक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आरबीआई ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई, एसएफसी, एक्सिम बैंक, सिडबी, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक्सिम बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया आरबीआई के द्वारा ताकि इंडस्ट्री को आसानी से लोन उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही साथ आरबीआई ने 1964 में यूटीआई की भी स्थापना की, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और जिसका मेन मकसद था पब्लिक की स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करना और बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सजेस्ट करना ताकि उस पर अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो सके।
नेक्स्ट फंक्शन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये तो आरबीआई का ट्रेडिशनल फंक्शन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंट्रोल इन्फ्लेशन मींस महंगाई को कंट्रोल करने भारत जैसे विकासशील देशों में आरबीआई को अनेक कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो आरबीआई के प्रमोशनल फंक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ और कार्य भी हो सकते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार आरबीआई परफॉर्म करती है। तो इस तरीके से हमने देखा ट्रेडिशनल फंक्शंस एंड प्रमोशनल फंक्शंस जो आरबीआई परफॉर्म करती है। इन सभी कार्यों का मेन मोटिव होता है देश में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एक्सेट्रा। कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो रिजर्व बैंक परफॉर्म नहीं करती है, जिनको कहते हैं प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। मींस आरबीआई के निषेध कार्य, जो कार्य आरबीआई नहीं करती है। और ऐसे फंक्शंस हैं, पहला, किसी भी जमा पर ब्याज का न देना। आरबीआई किसी भी प्रकार के डिपॉजिट्स को अपने पास कमर्शियल बैंक्स के और गवर्नमेंट के रखती है, उस पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देती है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रेड एक्टिविटीज, मींस किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट न करना। तीसरा, किसी भी प्रकार के एसेट्स मींस प्रॉपर्टी और शेयर्स को रिजर्व बैंक ना तो खरीद सकता है और ना ही इस तरह के एसेट्स पर आरबीआई किसी को ऋण दे सकता है। बिना प्रतिभूति के, सिक्योरिटीज के ऋण को न देना। आरबीआई जो भी लोन देती है वो प्रॉपर सिक्योरिटीज के बिहाफ पर ही देती है, बिना जमानत या सिक्योरिटी के आरबीआई किसी भी प्रकार का ऋण किसी भी संस्था को नहीं देती। तो कुछ ऐसे ये फंक्शंस हैं जो आरबीआई के निषेध या प्रोहिबिटेड फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। ये आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं जो हिंदी में लिखे हुए हैं। जो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है वही कार्य यहाँ पर हिंदी में भी लिखे हुए हैं। नाउ वी विल सी डिपार्टमेंट्स ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक डिफरेंट ट्रेडिशनल एंड प्रमोशनल फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसके लिए कुछ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो कुछ प्रमुख विभाग जिनके माध्यम से आरबीआई अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है वो इस प्रकार है। फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, मुद्रा प्रबंधन विभाग। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ये विभाग इकोनॉमी में मुद्रा का निर्गमन यानी कि करेंसी को इश्यू करने का कार्य करता है और उसका हिसाब किताब रखता है। अगर देश में कुछ करेंसी ऐसी है जो बेकार हो गई है या पुराने नोट हैं तो उनको एक्सचेंज करने का कार्य, नई करेंसी को इकोनॉमी में इंजेक्ट करने का कार्य करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स। इस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के सभी अकाउंट्स का लेखा जोखा रखना, गवर्नमेंट की ओर से सारे लेन देन करना और गवर्नमेंट के लिए डेट मैनेजमेंट करना मींस ऋणों का प्रबंधन करना इस विभाग का प्रमुख कार्य है। थर्ड इज डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट। इस डिपार्टमेंट का जो मेन फंक्शन है वो है देश में एक ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर को डेवलप करना। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का प्रमुख कार्य है कृषि के क्षेत्र में क्रेडिट रिलेटेड पॉलिसी को बनाना, कृषि ऋण से संबंधी समस्याओं का समाधान करना। हालांकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो एपेक्स बैंकिंग बॉडी है वो नाबार्ड है और नाबार्ड की स्थापना के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड फाइनेंसिंग के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाबार्ड की है। नेक्स्ट एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये आरबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज के लिए, उसकी रेट डिटर्मिनेशन के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है उनको परफॉर्म करता है। मींस भुगतान संतुलन को फेवर में बनाए रखने का काम, फॉरेन करेंसी के क्रय विक्रय से रिलेटेड सारे फंक्शंस और करेंसी के एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट की है। अगला इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिपार्टमेंट, औद्योगिक साख विभाग। इस विभाग का मेन काम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंटरप्राइजेस एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तीनों ही शामिल हैं कि क्रेडिट से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग के साथ साथ नॉन बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मींस एनबीएफसी से जुड़े हुए सभी कार्यों की जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की है। नेक्स्ट लीगल डिपार्टमेंट, विधि विभाग है और इसकी जिम्मेदारी है डिफरेंट इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बैंक को लीगल एडवाइस देना, कानूनी सलाह देना, सहायता करना। समय समय पर आरबीआई के द्वारा जो डिफरेंट नोटिसेस निकाले जाते हैं, विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी भी इसी डिपार्टमेंट की होती है। एंड फाइनल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर सर्विसेज। और इस डिपार्टमेंट का जो मेन फंक्शन है वो है इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी मैटर्स पर रिसर्च करना, शोध करना
और डेटा कलेक्ट करना, रिपोर्ट्स तैयार करना और उन रिपोर्ट्स को, डेटा को पब्लिश करने की जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की है। इसके अलावा और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से आरबीआई अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बट ये मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने आरबीआई से रिलेटेड लगभग सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को भी मैंने इंक्लूड किया है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।